Hi everyone. Today we have discussed the continuing part of the Chinese civilization. Basically, in the last video, we have discussed about to be the religion. In religions, the last point which we have discussed, that was the Confucianism and the Taoism. Okay. Now, first of all, today we have just listen what is this and what is the meaning of this word. So, first of all, Confucianism. Now, this is a philosophy preached by the Confucius, a famous thinker and preacher. अब जो हम लोग आ रहे हैं कन्फ्यूशियनिज्म में, ये एक तरह से फिलोसफी था जो प्रीच किया गया था उसमें कन्फ्यूशियस के द्वारा। ये कन्फ्यूशियस थे कौन? तो एक तरह से एक फेमस थिंकर थे और प्रीचर थे, जो एक तरह से सोचते थे कि अच्छा क्या होगा नहीं होगा, और इन्होंने ही ये रिलीजन स्टार्ट किया था उस समय में, और इसके बाद में इस रिलीजन को इन्होंने ही प्रीच किया था, इसलिए इनको प्रीचर भी कहा गया था। अब हम लोग आते हैं ताओइज्म के बारे में। ये भी एक तरह से फिलोसफी था एंड बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ लाओ त्जू। ये फिलोसफी एक तरह से बनाया गया था टीचिंग ऑफ लाओ त्जू के कारण में, एंड हु लिव्ड अ लिटिल बिफोर द कन्फ्यूशियस। कहते हैं कि जो रहा करते थे कन्फ्यूशियस से कुछ दिन पहले की बात है। तो अगर हम लोग कन्फ्यूशियस की बात करते हैं तो इन्होंने ये रिलीजन बनाया था, और अगर हम लोग कन्फ्यूशियस से पहले की बात करते हैं लाओ त्जू की, तो इन्होंने ये ताओइज्म का जो रिलीजन था इस चीज को उन्होंने बढ़ावा दिया था, आगे एक तरह से प्रीच किया था। अब जो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास में एग्रीकल्चर का। कौन सा पॉइंट है अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे? दैट इज एग्रीकल्चर। मतलब एक तरह से वहां पे चाइना में, चाइनीज सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर जो हुआ करता था वो कैसे हुआ करता, किस किस चीज का एग्रीकल्चर हुआ करता था, उसी पॉइंट में हम लोग आते हैं डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वेरी वेल हियर अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। कहते हैं कि चाइना में जो था ना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक तरह से ये लोग प्रैक्टिस करते थे किस चीज का? तो एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का मतलब हम लोग जानते हैं बढ़िया से फार्मिंग करना, खेती करना जिसको कहते हैं। और इसी में ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एग्रीकल्चर खास करके ना उस समय में इन लोगों का ऑक्यूपेशंस वगैरह भी हुआ करता था। ऑक्यूपेशंस में ही पहला पॉइंट आपको जो दिया गया है वो एग्रीकल्चर का दिया गया है। तो बहुत सारे पीपल जो थे वो उस समय में एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर करते थे। वास्ट इरिगेशन नेटवर्क हेल्प टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। और कहते हैं कि एक तरह से वहां पर में ना क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ना एक तरह से बहुत बड़ा सा नेटवर्क जो था वो यूज किया जाता था, इरिगेशन नेटवर्क जो था वो हेल्प किया जाता था। अब अगर हम लोग मेन क्रॉप्स की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, जो उस समय में बेसिकली द पीपल ऑफ चाइना वेयर द ग्रोथ। कहते हैं कि उस समय में जो पीपल हुआ करते थे ना, चाइना के जो आदमी हुआ करते थे, जो फार्मिंग किया करता था, वो जो मेन क्रॉप्स जो उपजाते थे उसमें आपका सबसे पहले नाम आता है राइस का, इसके बाद में राइस के बाद में व्हीट, राइस के बाद में व्हीट, व्हीट के बाद में हम लोग आते हैं फिर बार्ली, राइस, व्हीट, बार्ली, फिर इसके बाद में आता है सरगम, ये भी एक तरह से फसल हुआ करता था सरगम। मिलेट्स, मिलेट्स का भी नाम हम लोग जानते हैं, मिलेट्स। इसके बाद में मिलेट्स के बाद में आता है आपका सोयाबीन, जिसको हम लोग एक तरह से सोयाबीन के नाम से भी जानते हैं, ये सोयाबीन कहलाता है। एंड टी, ये आपके जो थे ना वो मेन क्रॉप्स के रूप में जाने जाते थे। इतने सारे क्रॉप्स वगैरह जो था उस समय में वो चाइनीज पीपल के द्वारा उपजाया जाता था। नाउ द चाइनीज वर द फर्स्ट टू कल्टीवेट द टी। अगर हम लोग टी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर कल्टीवेट करने वाला कोई था टी का यानी कि चाय का, तो ये चाइनीज पीपल ही हुआ करते थे, जो सबसे पहले टी की कल्टीवेशन इन लोगों ने स्टार्ट किया था। नाउ लेटर इनिशियली द टी लीव्स वर यूज्ड एज अ मेडिसिन। उस समय कहते हैं कि एक तरह से ये जो टी लीव्स हुआ करता था, टी के जो पत्ते यानी कि चाय के जो पत्ते होते थे ना, ये एक तरह से ना मेडिसिन्स के रूप में इसका ना यूज हुआ करता था उस समय में। तो ये खास करके उस समय में यानी कि टी लीव्स का यूज जो था वो मेडिसिन्स के लिए भी उस समय में किए जाते थे। लेटर टी बिकेम द पॉपुलर ड्रिंक फॉर द मेनी सेंचुरीज। चाइना वाज द ओनली सोर्स ऑफ द टी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाद में यही टी जो था वो एक तरह से पॉपुलर ड्रिंक बना था, और लगभग बहुत सेंचुरी तक
ये चाइना जो थे ना वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में खास करके टी के ना ये बहुत बड़े एक तरह से यूज करने वाले बने थे। इनके पास में ये टी जो थी वो उस समय में एक तरह से सोर्स बना था। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्रीकल्चर का पॉइंट जो था वो पढ़ा। ये ऑक्यूपेशंस के अंदर में एग्रीकल्चर। अब हम लोग आते हैं ऑक्यूपेशंस के अंदर में जो दूसरा पॉइंट है दैट इज द सेरिकल्चर। इसको हम लोग सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। अब ये सेरिकल्चर होता क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग मीनिंग समझेंगे और मीनिंग समझने के बाद में फिर आगे जो इसके बारे में पॉइंट होगा वो पॉइंट हम लोग करेंगे। ये सेरिकल्चर होता क्या, ध्यान से सुनना है। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इसको कहा जाता है एक तरह से द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। एक तरह से ना इसमें प्रोडक्शन होती है। किस चीज की प्रोडक्शन होती है, तो सिल्क का प्रोडक्शन होता है। सेरिकल्चर में ना एक तरह से सिल्क का प्रोडक्शन होता है, जहां पर में सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है सिल्क बनाने के लिए, रॉ सिल्क बनाने के लिए। तो ये सेरिकल्चर का मेन जो है वो मतलब है, आपका डेफिनेशन है एक तरह से समझिए, चाहे इसके बारे में इसका मीनिंग समझिए। ये आपका हो गया द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अब हम लोग आते हैं सिल्क मतलब सेरिकल्चर में। क्या कि सेरिकल्चर होता क्या था। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू मेक द सिल्क। कहते हैं कि अगर सिल्क बनाने वाले भी कोई भी थे ना तो वो सबसे पहले चाइनीज ही थे। इनके यहां सिल्क सबसे पहले बनाया गया था। ओके, नाउ दे रियर द सिल्क वॉर्म ऑन द मलबरी ट्री। कहते हैं कि ये लोग सिल्क वॉर्म को एक तरह से रियर करते थे। रियर का अर्थ होता है क्या चीज, उसको पालना। कहां पे, तो मलबरी ट्रीज पे वो लोग क्या करते थे, एक तरह से सिल्क मतलब वॉर्म जो होता था ना उस सिल्क वॉर्म को रियर करते थे। एंड द वीवर्स वोव द क्लॉथ फ्रॉम द थ्रेड्स, और इसी के थ्रेड से क्या क्या जाता था ना, ये इसी के मतलब जो वीवर्स हुआ करते थे ना इसी से एक तरह से थ्रेड बनाते थे। सिल्क का जो थ्रेड होता था ना वो थ्रेड बनाया जाता था। एंड चाइनीज सिल्क वाज अ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यही चाइनीज सिल्क जो था ना वो पूरे का पूरे वर्ल्ड में जाकर के एक तरह से उस समय में बहुत ही फेमस भी हुआ था। तो हम लोगों ने यहां पर में खास करके सेरिकल्चर के बारे में यहां तक पॉइंट पढ़ा। नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम इट रिमेन द चीफ आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट। और कहते हैं कि एक दो साल की बात नहीं थी, लॉन्ग टाइम के लिए एक तरह से ना ये सिल्क को ना ये लोग क्या करते थे, एक तरह से तो चीफ आइटम बना लिए थे। किसके लिए, तो एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपने कंट्री से किसी और कंट्री में इस चीज को भेजने का। तो चाइनीज वाले जो थे ना ये सिल्क को एक तरह से एक्सपोर्ट वगैरह भी बहुत दिनों तक लिए किया। अदर कंट्रीज में ना ये लोग सिल्क जो था वहां पे उस समय में इस चीज को वो लोग भेजे भी। तो ये एक तरह से हम लोगों ने ऑक्यूपेशंस के अंदर में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के बाद हम लोग सेरिकल्चर, ये दो पॉइंट पढ़ा। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नाउ मेटल वर्क। व्हाट इज इट, मेटल वर्क। द चाइनीज क्राफ्ट्समैन स्पेशलाइज इन मेटल वर्क। कहते हैं कि जो चाइनीज का जो क्राफ्ट्समैन हुआ करता था ना वो एक तरह से मेटल वर्क में स्पेशलाइज हुआ करता था, जिसको एक तरह से हम लोग कहते हैं ना कि जो बहुत ही अच्छे करते थे उस समय में। तो खास करके अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर में तो मेटल वर्क में ये लोग तो बहुत स्पेशलाइज हुआ करते थे, जिसमें आपका ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज द हाईली डेवलप्ड। उस समय में ब्रॉन्ज कास्टिंग जो था ना वो एक तरह से हाईली डेवलप हुआ करता था। ये चीज उस समय में बहुत सारी काम वगैरह किए जाते थे। सो पीपल मेड द ब्यूटीफुल स्टैचू। कहते हैं कि उस समय में जो पीपल थे वो ब्यूटीफुल स्टैचू वगैरह बनाया करते थे, वेपन्स बनाया करते थे, ब्रॉन्ज वेसल्स वगैरह भी बनाया करते थे। एंड डेकोरेटेड विद द फिगर्स ऑफ द एनिमल्स एंड द ड्रैगन्स, जिसमें आपका फिगर हुआ करता था एनिमल्स का और ड्रैगन का। इस तरह से वो लोग ना मेटल वर्किंग उस समय में किया करते थे। इसके बाद में दे आल्सो न्यू द आयरन स्मेल्टिंग। कहते हैं कि ये लोग ना आयरन स्मेल्टिंग के बारे में भी एक तरह से बहुत बढ़िया से जानते थे। तो ये सारा का सारा काम जो था ना वो मेटल वर्क के थ्रू उस समय में चाइनीजों के द्वारा जो था वो किया जाता था। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग का आता है वो है आपका पॉटर मेकिंग का। ये जो पॉटरी जिसको एक तरह से हम लोग कहते हैं पॉटरी मेकिंग, बर्तन बनाने का काम जिसको एक तरह से कहा जाता है। अब इस पॉटरी मेकिंग के अंदर में हम लोग आते हैं सबसे पहले
समझते हैं कि आखिर ये पॉटरी मेकिंग में क्या क्या हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। तो चाइनीज में द ब्यूटीफुल ग्लेज पॉटरी फ्रॉम द पोर्सलिन, कहते हैं कि उस समय में चाइनीज जो थे ना, ये लोग ब्यूटीफुल एक तरह से ना जो बर्तन होता था ना, वो लोग सब चीज बनाते थे किसी से, तो एक तरह से ब्यूटीफुल ग्लास पॉटरी बनाते थे पोर्सलिन से। अब बात आती है इस पोर्सलिन का, आखिर ये पोर्सलिन का मतलब भी समझना हमारे लिए जरूरी है। ये पोर्सलिन हुआ क्या करता था? पोर्सलिन के बारे में कहा जाता है कि अ हार्ड सब्सटेंस, अ हार्ड व्हाइट सब्सटेंस। अब तो बहुत तरह के कलर वगैरह भी आते हैं। अ हार्ड व्हाइट सब्सटेंस that is used जिसका यूज हुआ करता था फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव कप्स, प्लेट एटसेट्रा। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले पोर्सलिन में। ये एक तरह से हार्ड व्हाइट सब्सटेंस हुआ करता है जिसका यूज खास करके मेकिंग एक्सपेंसिव कप, प्लेट्स एटसेट्रा के लिए होता है, ये सारे चीजों के लिए। अगर हम लोग वैसे ही बात करते हैं ना, तो पोर्सलिन का अर्थ होता है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी मतलब उस चाइना में एक तरह से ऐसा मिट्टी होता है जिस मिट्टी सॉइल के थ्रू ना ये लोग इस तरह के चीज वगैरह जो है ना वो बनाते हैं, और इसका वो अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो बहुत ही मतलब देखने में सुंदर भी होता है और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। तो पॉटरी मेकिंग में इन लोगों ने क्या किया था? तो एक तरह से पोर्सलिन का यूज किया था। सो दे क्राफ्टेड अ लॉट ऑफ द आइटम सच एज द वेसेस, जार्स, कप्स। ये लोग वेसेस बनाते थे, जार्स बनाते थे, कप्स बनाते थे, सॉसर्स एंड द बॉल्स, और सॉसर्स वगैरह भी बनता था उसमें में इसी चीनी मिट्टी से, और बॉल्स वगैरह भी बहुत सारे, वो खेलने वाले बॉल नहीं, एक बॉल्स होता है जिसमें बहुत सारा सामान वगैरह रख करके हम लोग खाना वाना खाते हैं, वो उस तरह के बॉल्स वगैरह भी उस समय में बनाए जाते थे। सो दिस वेसल्स कॉल्ड द चाइना वेयर, और इसी वेसल्स को ना एक तरह से चाइना वेयर का नाम भी दिया गया। क्या चीज नाम दिया गया? चाइना वेयर। इसी पॉटरी मतलब पोर्सलिन से जो बना हुआ था ये सब चीज का चाइना वेयर। सो हैड अ ग्लॉसी सरफेस एंड वेयर द डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स एंड द अदर कलरफुल डिजाइन, और इसको ना एक तरह से पिक्चर से, कलरफुल डिजाइन से और डेकोरेटेड करके ये लोग क्या करते हैं? तो अदर कंट्री में ना इस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां पे ये लोग की ये बिजनेस होती है। तो इस तरह से चाइना मिट्टी से ये लोग एक के बाद एक जो है वो बर्तन वगैरह इसी तरह से बनाते चले जाते हैं। अब जो हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में है वो है आपका वुडवर्क का। कौन सा पॉइंट का? तो वुडवर्क। ये जो हम लोग के पास में एक अलग सा मतलब जो पॉइंट, अगला पॉइंट जो दिया गया है, ये पॉइंट हम लोग का है वुडवर्क का। वुडवर्क का अर्थ क्या होता है? लकड़ी के ऊपर में जो काम वगैरह हम लोग कह सकते हैं। वुड का मतलब ही लकड़ी होता है, तो इसके ऊपर में किया गया काम। तो चाइना वाज अ रिच इन द टिम्बर, कहते हैं कि चाइना में ना एक तरह से टिम्बर यानी कि लकड़ी जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ही है। चाइना में आपको टिम्बर बहुत ज्यादा से मिलेगा। सो टिम्बर वाज यूज्ड टू बी द कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। तो इस टिम्बर का यूज ना ये लोग एक तरह से कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है बनाना। किस चीज के लिए? तो कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए भी ना ये लोग इस टिम्बर का यूज करते हैं। टिम्बर का यूज ये लोग खास करके कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग के लिए करते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद में अगर हम लोग देखें द पैलेस वॉल्स वेयर द मेड ऑफ द पॉलिश्ड वुड, और जो पैलेस का जो वॉल वगैरह होता है, पैलेस क्या मतलब राजमहल वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, महल वगैरह जिसको कहा जाता है, ये जो बनाया जाता है उसका वॉल वगैरह जो बनाया जाता है ना, वो एक तरह से पॉलिश्ड वुड से बनाया जाता है। एंड द चाइनीज आल्सो क्राफ्टेड द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द वुड इनलेड विद द आइवरी। और इतना ही नहीं, वो लोग ना एक तरह से लकड़ी के जो काम होते हैं ना वो तो करते ही है, और इसी लकड़ी के काम पर में जो है ना वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट वगैरह तो बनाती है लकड़ी का, लेकिन जिसमें आपका आइवरी का मतलब होता है हाथी का जो दांत वगैरह होता है ना, उससे जो बना हुआ जो जितने सारे गहने वगैरह जिसको हम लोग कह सकते हैं, या कोई ऐसा आइटम्स वगैरह कह सकते हैं, सामान वगैरह कह सकते हैं, वो इसके ऊपर में क्या किया जाता है? उस पे लगाया जाता है, और उसको और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन उसमें लाया जाता है, मतलब जिससे कि और वो देखने में अच्छा हो, और फिर उसको वो लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा चीज जो था ना हम लोग जो अभी तक पढ़े वो ऑक्यूपेशन का पार्ट